हाय स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इकबाल बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज नोन एज द व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि हमारे पास लेट सपोज एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसको हमने किस तरह सॉल्व करना होगा। हाउ टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि आपने उसी प्रॉब्लम पे राउंड अबाउट 6 to 7 स्टेप्स अप्लाई करने होंगे, तभी जाके आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। उसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था? रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। वही स्टेप मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा। सेकंड पे हमारे पास क्या था? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का स्टेप में भी यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा। थर्ड नंबर हमारे पास हाइपोथेसिस था, डिडक्शन था, इस तरह हमारे पास एक्सपेरिमेंट था, और लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन और रिजल्ट था। तो इस प्रॉब्लम पे यानी क्या प्रॉब्लम है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया हमारे पास किस से कॉज हो सकता है, यानी इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है हमारे पास। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें वही बायोलॉजिकल मेथड के जो 6 स्टेप्स थे उसको अप्लाई करने के बाद इंशाल्लाह हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। वो मैं आपको आज इसी लेक्चर में बताऊंगा। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम जो आपके बुक में गिवन है दैट इज व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया का कॉज क्या है, ये किस वजह से होता है मलेरिया। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो अब ये हमारे पास प्रॉब्लम है, तो हमने तो सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज करना है कि हमारे पास मलेरिया क्या है। अगर मैं लेट सपोज मलेरिया को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता तो मैं इस पे फर्दर किस तरह काम करूंगा, नहीं कर सकता। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमने सबसे पहले मलेरिया को रिकॉग्नाइज करना होगा। आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ मलेरिया वी मूव टुवर्ड द सेकंड स्टेप दैट इज नोन एज द ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है? राउंड अबाउट आज से 2000 साल पहले कुछ लोग थे और कुछ डॉक्टर थे जिन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट जो ऑब्जर्वेशन की थी। वो ऑब्जर्वेशन, कुछ ऑब्जर्वेशन उनमें से आपके बुक में गिवन है। मलेरिया पे उस वक्त जिन लोगों ने ऑब्जर्वेशन की थी वो आपके बुक में चंद दिए गए हैं, हम वो एक्सप्लेन करेंगे। तो द पीपल एंड फिजिशियन, फिजिशियन कहते हैं बेटा डॉक्टर को, डॉक्टर। तो द पीपल एंड एंशियंट इन एंशियंट टाइम, एंशियंट का मतलब बेटा पुराने वक्त में, यानी पुराने वक्त में जो लोग थे और जो डॉक्टर थे, इन्होंने इसी मलेरिया पे कुछ ऑब्जर्वेशन की हुई थी। वो ऑब्जर्वेशन उनमें से चंद आपके बुक में गिवन है। तो एंशियंट टाइम मोर देन 2000 years ago have some observation on malaria। इन्होंने आज से 2000 साल पहले इस पे कुछ ऑब्जर्वेशन की थी। और में सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा? The patient of malaria or suffer from chills and fever, यानी जो मलेरिया का पेशेंट होता था उस पे खांसी आती थी और उसको बुखार होता था। चिल्स एंड फीवर उस पे, ये दो सिम्टम्स उस पे अपेयर होते थे। ये दो किस्म के अलामत सिम्टम्स उस पे अपेयर होते थे। सिम्टम्स, अलामत, ये मैं उस वक्त की ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, आज से 2000 साल पहले की ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूं। ये फर्स्ट पॉइंट है इन लोगों के मुताबिक। अब द डिजीज वाज मोर कॉमन अमंग द पीपल हु लिव्ड इन लो मार्शेस एरिया। अब ये बीमारी उन लोगों में ज्यादा थी जो लो मार्शेस एरिया में, जो बहुत कम दलदली एरिया में रह रहे थे। इनमें ये डिजीज बहुत ज्यादा कॉमन थी। When some volunteers, volunteer उस शख्स को कहा जाता है जो किसी इलाके में रह रहा हो। लेट्स सपोज मैं पिशावर का हूं तो मैं पिशावर का वॉलंटियर हूं। आप किसी और शहर के हैं तो आप उसके वॉलंटियर हैं। अगर कोई शख्स उसी जगह से जाके उसी मार्श से कोई पानी पीता तो उसको मलेरिया नहीं काज होती। ये उस वक्त की बातें मैं आपको बता रहा हूं। If some volunteer drank the water from the marshes, अगर कोई शख्स मार्शेस से वाटर पिए, ड्रेन करे, they did not cause malaria, इसको मलेरिया नहीं होता। तो अब किस तरह मलेरिया होता था इससे? अब हमारे पास इन्होंने सोच लिया कि ये मलेरिया किससे होता था। तो आज से 2000 साल पहले
इन्हीं लोगों ने स्टडी किया कि जो हमारे पास स्टेगनेंट वाटर होते हैं, देखिए बेटा वाटर हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक वो जो मोशन करते हैं, जो अपने जो मूवमेंट शो करते हैं, वाटर रनिंग वाटर जिसको हम कहते हैं, और एक स्टेगनेंट वाटर होते हैं जो कि अपने ही जगह पर खड़े होते थे। तो स्टेगनेंट वाटर पे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की थी। वो ऑब्जर्वेशन ये है कि जी लेट्स सपोज हमारे पास स्टेगनेंट वाटर है, ये हमारे पास क्या है, ये स्टेगनेंट वाटर है, कड़ा हुआ पानी स्टेगनेंट वाटर है। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो स्टेगनेंट वाटर है, इससे जब ये वाटर्स के मॉलिक्यूल इवापोरेशन करेंगे, इवापोरेट होंगे, ये वाटर के मॉलिक्यूल है, ये जब इवापोरेशन करेंगे, इवापोरेट होंगे, तो एयर में जितने भी गैसेस इन्वॉल्व है, यानी इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डिफरेंट गैसेस इन्वॉल्व है ना, तो जब ये वाटर वेपर्स इसी गैसेस के साथ कंबाइन होंगे, when these water vapors are combined with the gases present in an environment, यानी इस environment में जितने भी गैसेस है उसके साथ जब ये वाटर वेपर्स मिलेंगे जो स्टेगनेंट वाटर से इवापोरेट हुए हैं, और अगर इसी गैसेस को अगर somebody इनहेल करे, लेट्स सपोज मैं इनहेल करता हुए, ये मैंने प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन की, तो जब अगर कोई बंदा इसी गैसेस को इनहेल करता है, वो गंदा एयर इसके बॉडी के अंदर, इसके लंग्स में जाता है, और उसे क्या हो जाता है बेटा, मलेरिया हो जाता था। ये उस वक्त की ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूं जो आज से 2000 साल पहले की हुई है। अब मलेरिया का एक वजह तो मुझे पता चल गया कि मलेरिया किससे होता था। अब मैं आपको मलेरिया के मीनिंग के बारे में बताऊंगा। मला का मतलब है बेटा बेड, और बेड मतलब गंदा, और एरिया का मतलब है एयर, यानी ये मलेरिया बेड एयर से कास होता है। अब किस तरह बेड एयर से कास होता है, ये जो हमारे पास वाटर है, जब इनसे वाटर के मॉलिक्यूल इवापोरेट हुए, तो ये इवापोरेशन के बाद ये वाटर के मॉलिक्यूल इसी गैसेस के साथ कंबाइन हुए। जब ये इसी गैसेस के साथ कंबाइन हुए, और अगर कोई शख्स ने इसी दौरान सांस ली, इनहेलेशन की, इसी तरह इनहेलेशन की, तो इन्होंने ये गैसेस जिसके साथ वाटर वेपर्स है ये कंबाइन हुए थे, इन्होंने इसको भी इनहेल किया, वो जाके मेरे बॉडी के अंदर, और इसकी वजह से मुझे मलेरिया हो जाता था। ये मैं आपको उस वक्त की ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, आज से 2000 साल पहले। अब हमारे पास एक अनदर साइंटिस्ट आता है, दैट इज नोन एज द लिवरान। अब लिवरान कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। लिवरान क्या करता है बेटा, 1838 में ये एक्सपेरिमेंट करता है। क्या एक्सपेरिमेंट करता है, ये एक मलेरियल पेशेंट लेता है, वो बंदा जिसको पहले से मलेरिया था। अब ये क्या करता है, ये इससे ब्लड ले लेता है, और उसी ब्लड को अंडर माइक्रोस्कोप ये स्टडी करता है। जैसे ही ये अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करता है, इसको कुछ मॉलिक्यूल दिखाई देते थे इसी वक्त में। यानी इन 1838 में, रिपीट करता हूं बेटा, ये इतने सारा राइटिंग में इस वजह से सिर्फ कर रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते जो कि अपने लिए नोट्स नहीं बनाते, तो उनके नोट्स के लिए मैं सिर्फ ये लिखाई कर रहा हूं, वरना मैं इसी तरह भी लिख सकता हूं कि मैं ड्यूरिंग द लेक्चर भी राइटिंग कर सकता हूं। तो लिवरान ने क्या किया, ही स्टडी द ब्लड ऑफ ए मलेरियल पेशेंट। एक मलेरिया का जो पेशेंट था उसका ब्लड लिया, अंडर माइक्रोस्कोप उसको स्टडी किया, एंड फाउंड, और उसमें क्या पाया, some microorganism in the malarial patient blood, और उसका जो ब्लड था उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल, कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म इसको दिखाई दे रहे हैं। अब इन्होंने 5 years later, यानी इसके 5 साल बाद, यानी 1833 में इन्होंने ये अपना एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट किया। इन्होंने दोबारा जाके एक मलेरियल पेशेंट से ब्लड लिया, उसी ब्लड को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया। अब जिस तरह इन्होंने 1838 में इसी ब्लड में एक मॉलिक्यूल पाया था, अब बिल्कुल 5 साल बाद यानी 1833 में भी इनको यही मॉलिक्यूल इसी ब्लड में दिखाई दे रहा है, और इसको यहाँ पर इन्होंने नाम दिया, दैट इज नोन एज द प्लाज्मोडियम। अब इसी मॉलिक्यूल जो कि इसी मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में मौजूद था, इसको इन्होंने एक नाम दिया, दैट इज नोन एज द प्लाज्मोडियम, और इसकी वजह से, इसकी डिस्कवरी की वजह से इसको नोबेल प्राइज भी मिला। इन 1833
he repeated his experiment and again found the same microorganism. उसको दोबारा उसी ऑर्गेनिज्म मिलता है under microscope in malarial patient blood. He called it plasmodium. इन्होंने इसको नाम दिया प्लाज्मोडियम का. He won the Nobel Prize for his discoveries. इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला. हमारे पास स्टेप, अब इसके बाद हमारे पास स्टेप है, that is the hypothesis. अब हाइपोथेसिस क्या आएगा कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया. यानी लेवरान ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि इन्होंने क्या किया कि मलेरिया के पेशेंट के ब्लड को स्टडी किया और उसमें प्लाज्मोडियम को फाइंड किया. तो ये हाइपोथेसिस इससे निकलता है कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, यानी प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया. तो ये तो इसका हुआ हाइपोथेसिस. अब इसी हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए डिडक्शन भी आएगा, एक्सपेरिमेंट भी आएगा और रिजल्ट भी आएगा कि ये ट्रू था या फॉल्स था ये हाइपोथेसिस. अब डिडक्शन क्या है कि इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, अगर वाकई प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, then plasmodium should be present in the blood of all malarial patient. अगर प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया होता है तो जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उसके ब्लड में आपको क्या मिलेगा? प्लाज्मोडियम मिलेगा. डेफिनेट बात है बेटा. मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि डिडक्शन में हमारे पास दो लफ्ज का होना जरूरी है, इफ और देन. अब यहां पर देखिए बेटा, if plasmodium is the cause of malaria, then all malarial patients should have plasmodium in their blood. तो जितने भी हमारे पास मलेरियल पेशेंट होंगे उसके ब्लड में हमारे पास क्या होगा? प्लाज्मोडियम होगा. तो यहां पर दो वर्ड्स इन्वॉल्व हुए, इफ और दिन, जो कि हर डिडक्शन में होंगे, मस्ट होंगे. अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट है. मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि एक्सपेरिमेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. ये हमारे पास सबसे इंपोर्टेंट स्टेप होगा. एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास हाइपोथेसिस है कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, हम इस हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है. तो इन्होंने क्या किया बेटा, मैं आपको जनरल बातें बता रहा हूं. इन्होंने क्या किया, इन्होंने 200% लिए. अब इनमें से 200 में से हमारे पास, देखिए बेटा, 200 में से हमारे पास 100 ऐसे थे, 100 जिसको मलेरिया था और हमारे पास इनमें 100 ऐसे थे जो कि हेल्थी थे, जिनको कोई मलेरिया नहीं था. यानी इन्होंने कितने लोग लिया? 200 लोग लिया इन्होंने. इनमें से 100 ऐसे थे जिनको मलेरिया था और 100 ऐसे थे जिनको मलेरिया नहीं था. अब इन्होंने क्या किया, अब ये जो 100 मलेरिया के पेशेंट थे, इन सब के ब्लड से इन्होंने, अब इन सब के बॉडी से इन्होंने क्या किया? ब्लड लिया और उसी ब्लड को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया. इस ग्रुप को इन्होंने नाम दिया बेटा क्या? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. अब देखिए बेटा, मैं आपको बता रहा हूं. दे स्टडी द ब्लड ऑफ द 100 मलेरियल पेशेंट. ये जो हमारे पास 100 मलेरिया के पेशेंट थे, इसके ब्लड को इन्होंने स्टडी किया. ही कॉल्ड दिस ग्रुप एज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. इस ग्रुप को इन्होंने एक नाम दिया, दैट इज नोन एज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. अब दूसरा जो ग्रुप है, अब बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी यही एक्सपेरिमेंट इसके साथ भी हुआ कि इसी 100 हेल्थी पर्सन के जिनको मलेरिया नहीं था, इनसे भी ब्लड लिया और इसको अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया और इसको एक अनदर नेम दिया, दैट इज नोन एज द कंट्रोल ग्रुप. They also study the blood of the healthy person के ब्लड को इन्होंने स्टडी किया अंडर माइक्रोस्कोप के अंडर. He called this group as control group. इसी ग्रुप को इन्होंने नाम दिया कंट्रोल ग्रुप. अब इसको रिजल्ट क्या मिलता है बेटा, गौर से देखिए. ये जो हमारे पास 100 मलेरिया के पेशेंट थे, इसमें इन्होंने क्या देखा? वही मॉलिक्यूल देखा जो लेवरान ने स्टडी किया था, यानी प्लाज्मोडियम. दे फाइंड प्लाज्मोडियम इन द मलेरियल पेशेंट ब्लड. यानी रिजल्ट इसको क्या मिलता है? दे फाउंड प्लाज्मोडियम इन ऑल मलेरियल पेशेंट. जितने भी हमारे पास ये मलेरिया के पेशेंट थे, ये 100 थे, इसके ब्लड में इन्होंने क्या फाउंड किया? वही प्लाज्मोडियम फाइंड किया. अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता क्या पता चलता है कि ये हाइपोथेसिस ट्रू है. अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा. जबकि इन 100% के ब्लड में इन्होंने जब स्टडी किया,
इसको कोई प्लाज्मोडियम नहीं मिला, यानी while they did not found any plasmodium in the blood of healthy person, इसी हेल्थी पर्सन के ब्लड में इन्होंने कोई प्लाज्मोडियम नहीं पाया। अब इससे हमें ये रिजल्ट मिलता है कि वाकई जिस पर्सन को मलेरिया होगा उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम का होना मस्ट होगा, उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है बेटा कि वाकई प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। अब ये जो हमारे पास प्रॉब्लम था कि प्लाज्मोडियम इज व्हाट इज द काज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो मुझे रिजल्ट मिला कि वाकई प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। मुझे रिजल्ट मिला कि वाकई प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, के प्लाज्मोडियम ही की वजह से ये मलेरिया हो जाता है। ओके, थैंक्स अ लॉट, दैट्स द टुडे लेक्चर।